तो स्टार्ट करते हैं फ्लोएम से। कल हमने जाइलम देख लिया था, आज हमें फ्लोएम डिस्कस करना है। तो बेटा फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम इज आल्सो नोन एज द लेप्टोम, इसको हम लेप्टोम भी बोलते हैं। और जिसका कंडक्टिंग पार्ट है दैट इज आल्सो नोन एज द बास्ट, है ना। फ्लोएम के अंदर जो पार्ट कंडक्ट करता है, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज नोन एज द बास्ट। ठीक है, पहले इसकी कुछ बेसिक चीजें देखते हैं, फिर उसके बाद में इनकी सेल्स के ऊपर आएंगे। जाइलम टर्म किसने दी थी? नागेली ने। सेम एज इट इज जो फ्लोएम टर्म है दैट इज आल्सो गिवन बाय द नागेली। तो फ्लोएम टर्म गिवन बाय नागेली। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा अपर टू लोअर साइड या फिर मल्टी डायरेक्शनल बोल सकते हैं। जैसे जाइलम में बेटा ट्रांसपोर्टेशन कैसे था? यूनिडायरेक्शनल था। रूट से जो वाटर मिनरल्स हैं वो लीव्स की तरफ जाते, एक ही डायरेक्शन में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था, तो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। बट अगर हम बात करें किसकी? फ्लोएम की तो लीव से देखो खाना ब्रांच में जाएगा, रूट में जाएगा, जो न्यू बर्ड्स है बेटा वहां पर भी जाएगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं फ्लोएम शो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। आगे चल के बेटा तब आप एक चैप्टर पढ़ोगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, तो वहां पे आप पढ़ोगे कि जो फ्लोएम है आल्सो शो द बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन। ये वहां पर अच्छे से डिस्कस करेंगे कि बाई डायरेक्शनल कब बोला है, मल्टी डायरेक्शनल कब बोला है, वो चीज़ें वहां पर अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सिर्फ इतना लगता है कि वो खाने को ट्रांसपोर्ट करेगा, लीव से अलग अलग पार्ट में खाना जाएगा। ठीक है, तो अब याद करो जाइलम में कितनी सेल थी? 4। तो फ्लोएम आल्सो द 4 सेल्स। तो फ्लोएम हैव 4 कंपोनेंट। फ्लोएम हैव 4 कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बोले या फिर बेटा क्या बोल दे हम? सेल्स बोल दे, तो बात लगभग एक सी है। ठीक है, अब बात आती है कि जो वहां पर 4 सेल कौन कौन सी थी और यहाँ पे 4 सेल कौन कौन सी है, वो हमें यहाँ पर देख लेनी है। तो यहाँ पर 4 सेल बेटा कौन कौन सी है? एक तो सीव ट्यूब, दूसरी ये दैट इज सीव ट्यूब के साथ में कंपेनियन सेल, थर्ड वन वहां पर कौन सी थी? दैट इज जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो यहां पर मैं कर दूं फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड द फ्लोएम फाइबर। बेटा यहां पर ये 4 सेल होगी। वहां पर कौन सी आ गई थी? वेसल, ट्रैकिड, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। वहां पर भी 4 सेल थी, और यहाँ पर भी कितनी सेल आ गई है? 4 ही तरह की सेल आ गई है, 4 सेल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, वहां पे लिविंग कितनी थी और डेड कितनी थी वो चीज हमने देखी थी। तो वहां पर देखिएगा आपने देखा था कि वेसल डेड थी, ठीक है, ट्रैकिड डेड थी, फाइबर डेड थी। तो वहां पर रेशियो आ रहा था 3:1 बनाते हैं। मैंने नहीं बताया था, तो वहां पर ध्यान रख लेना कि जो जाइलम का रेशियो था डेड का वो था 3 और लिविंग का रेशियो था 1। बट यहां पर आप बात करोगे सीव ट्यूब, कैसे बेटा? लिविंग है, कंपेनियन सेल लिविंग है, पैरेन्काइमा लिविंग है, और यहां पर ये कैसी है? डेड है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं फ्लोएम की बात कर दूं बेटा, तो फ्लोएम के अंदर रेशियो आ गया 3:1। 3 कैसी है? लिविंग, और 1 कैसी है? डेड, है ना। ये फ्लोएम का रेशियो है, याद रखना भाई। फ्लोएम के अंदर 3 लिविंग और 1 है डेड। और जबकि बेटा अगर मैं जाइलम की बात कर दूं, है ना,
अगर मैं बात कर दूं किसकी, जाइलम की, तो वहां पर रेशियो आया था आपका 3:1। 3 कैसी थी, डेड, और 1 कैसी थी, लिविंग, यानी कि जस्ट इसकी उल्टी थी, है ना, ऐसा ही है। तो वो जो जाइलम था उसमें डेड पार्ट ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा देता था। लेकिन यहाँ पर देखो लिविंग कितने, 3, तो यहाँ पर जो मैकेनिकल सपोर्ट होगी वो कैसे होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्लोएम गिव लेस मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल्स। यहाँ पर जो लिविंग सेल के नंबर है वो ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट नहीं मिलेगी। और जबकि हमें पता है कि जो जाइलम है उसमें तो क्या था, लिग्निन का डिपोजिशन था, हार्ड था, तो मैकेनिकल सपोर्ट कैसे मिलेगी बेटा, वहाँ पर ज़्यादा मिलेगी। बट जाइलम हैव डेड सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ या फिर डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। सो गिव मोर मैकेनिकल सपोर्ट, तो इसलिए वो ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट दे। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका कंपैरिजन कि क्या कौन कौन सी लिविंग थी और कौन कौन सी डेड। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में, इसकी फर्स्ट सेल के बारे में, दैट इज द सीव ट्यूब, है ना। सीव ट्यूब के बारे में बात करते हैं। सीव ट्यूब की एक खास बात निकल के आएगी जो कंपटीशन एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है, दैट इज सीव ट्यूब, है ना। सीव ट्यूब हमें डिस्कस करना है सबसे पहला। देखिए सीव ट्यूब एक ऐसी सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसी है लिविंग सेल, है ना। सीव ट्यूब डोंट हैव द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, बट उसके बावजूद भी इसके अंदर क्या है, प्रोटोप्लाज्म लिविंग फॉर्म में, तो ये लिविंग सेल ही काउंट होगी आपकी। तो सीव ट्यूब डोंट हैव न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है, बट लिविंग प्रोटोप्लाज्म, लेकिन प्रोटोप्लाज्म कैसे बेटा, लिविंग इधर, ठीक है। और जो प्रोटोप्लाज्म ना बोल के साइटोप्लाज्म बोले, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म तो हम न्यूक्लियस के साथ में बोल देते हैं। तो जो साइटोप्लाज्म होगा वो होगा, तो बेटा साइटोप्लाज्म भी कहाँ पर मिलेगा, पेरीफेरी पोजीशन पे मिलेगा। पेरीफेरी का मतलब कॉर्नर के ऊपर वो प्रेजेंट होता है, बीच में से खाली होगा वैक्यूल, और साइड में साइटोप्लाज्म। अभी डायग्राम मैं बनाता हूँ तो आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। अच्छा, इसकी जो वाल है वो कैसी है, थिन वाल है, और किसका डिपोजिशन है, सेलुलोज का डिपोजिशन है। थिन सेल वाल, और डिपोजिशन किसका है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का डिपोजिशन है। आपको पता है कि जहाँ पे सेलुलोज रहते हैं वो जनरली थिन रहते हैं, और जहाँ पे लिग्निन का आ जाए तो वो कैसे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी कि दे आर द थिन वॉल हैव द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, कैसे नेचर की है, लिविंग नेचर के ना, लिविंग नेचर है। इसके अलावा ये जो सेल है दैट इज फिल्ड विद द एल्बुमिनस एंड द विस्कस सब्सटेंस, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म filled with albuminous
एंड विस्कस सब्सटेंस। इससे क्या होगा, ये फिल होगा इसका साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद अगर बेटा बात करें हम, तो देखो इसकी जो ट्यूब बनी हुई है वो छोटे छोटे सीव एलिमेंट से बनी हुई है। जैसे आपने कल देखा था वेसल एलिमेंट, सेम एज इट इज इधर क्या होगा आपका सीव एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिनके जोड़ने से यहाँ पर सीव ट्यूब की फॉर्मेशन होगी। कैसे देखिएगा, ये एक है, बीच में वैक्यूल, बाहर की तो बेटा यहाँ पर साइटोप्लाज्म मिलेगा आपको। दिस वन इज द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस तो एब्सेंट है। ठीक है। और यहाँ पर ऐसी वाल रहती है। ठीक है। तो ये एक सीव एलिमेंट हो गया। दिस वन इज द वन सीव एलिमेंट, एक सीव एलिमेंट है ये। इसके साथ में बेटा ऐसा दूसरा सीव एलिमेंट आ गया, ये दूसरा सीव एलिमेंट है। यहाँ पर भी कंडीशन आपको ऐसे मिलेगा, वैक्यूल, और यहाँ पर क्या मिल गया आपको, साइटोप्लाज्म। अब देखो तब ये एक दूसरे के ऊपर जुड़ेगी, है ना, एक दूसरे के ऊपर ये अरेंज होती जा रही है। जैसे एक हाथ के ऊपर दूसरा, या फिर एक पेन के साथ में मैं दूसरा लगा दूं, तो ऐसी ट्यूब से बनती हुई चली जाएगी। तो इस पूरी ट्यूब को हमने क्या बोल दिया, सीव ट्यूब बोल दिया। ठीक है। तो सीव ट्यूब किससे बना है, सीव एलिमेंट की कॉम्बिनेशन से बना है, वैक्यूल है, और ये क्या आ गया आपका, साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब आप इन सेल के बीच में देखोगे तो बेटा आपको यहाँ पर कुछ वाल दिखाई दे रही है। तो दिस वन इज नोन एज द सीव वाल, या फिर इसको आप सीव प्लेट भी बोलते हैं। एस का मतलब दैट इज द सीव। ठीक है। सीव प्लेट हो गया। यहाँ पर आपको पोर दिखाई दे रहे हैं भाई, जो फ्री स्पेस है वो क्या करेंगे, पोर की फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा ये क्या हो गया, दिस वन इज द सीव पोर, जहां से फूड मैटर क्या करेगा, पास आउट होगा, खाना यहाँ से क्या होगा, पास आउट। ऐसे सीव पोर बेटा ऊपर की तरफ भी प्रेजेंट होंगे, जहां जहां पर ये सीव एलिमेंट आपस में जुड़े होंगे वहां पर ऐसे पोर के होंगे प्रेजेंट, जहां से फूड क्या करेगा, नीचे की तरफ इजली पास आउट होता हुआ चला जाएगा। ठीक है। तो शायद ये चीज क्लियर होगी आपको। तो बेटा ये बन गया आपका सीव ट्यूब, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। वैक्यूल कैसा होगा, यहाँ पर लार्ज साइज का है, दिस वन इज द लार्ज साइज वैक्यूल। इसके अलावा फ्लोएम के अंदर एक प्रोटीन मिलती है, दैट इज नोन एज द पी प्रोटीन, जिसको आप पी प्रोटीन या फिर फ्लोएम प्रोटीन बोलते हो। हैव पी प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन मिलेगी बेटा, पी प्रोटीन मिलेगी। इसका जो फुल नेम है दैट इज द फ्लोएम प्रोटीन, फुल नेम इज द फ्लोएम प्रोटीन। ठीक है। जो फ्लोएम प्रोटीन है वो किस में हेल्प करती है, हेल्प इन दो मेन चीजों में हेल्प करती है, एक तो ट्रांसलोकेशन में और दूसरा किसका, हीलिंग के अंदर, है ना। तो हेल्प इन, पहला कौन सा हो गया, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब कि खाने वगैरह को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेगा। जो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज नोन एज द ट्रांसलोकेशन। बेटा जो ट्रांसलोकेशन होगा दैट रिक्वायर द एटीपी, एटीपी डिपेंडेंट है। दूसरा पॉइंट कौन सा है बेटा, आल्सो हेल्प इन हीलिंग। हीलिंग का मतलब जो घाव वगैरह भरने होते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो जिसको आप सीलिंग या फिर क्रैकिंग ऑफ इंजरी फीलिंग भी बोल सकते हो, टू रिपेयर क्रैक एंड इंजरी। जो टूट फूट हो गई है उसको ये सही करने में हेल्प करता है, फ्लोएम को रिपेयर करने में ये हेल्प करता है। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि देखो जो ये वाल है आपकी, है ना, जो सीव प्लेट है
अगर हम इसके नेचर की बात करें तो दैट इज द ओब्लिक और ट्रांसवर्स। ओब्लिक है, ट्रांसवर्स है और परफोरेटेड है। परफोरेटेड का मतलब यहाँ पर पोर है, जिसको आपने सीव पोर बोला है, परफोरेटेड हवाला है ना। ये सीव प्लेट का बेटा नेचर हो गया। छोटे छोटे पॉइंट है जो आपसे कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा कि तब अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तब जनरली खराब कंडीशन आती है विंटर वगैरह की, तो होता क्या कि जो फूड की सप्लाई है वो कम हो जाती है। फूड की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जो सीव पोर है वो ब्लॉक हो जाते हैं बाय द कैलोज प्लग, है ना। लेकिन फेवरेबल कंडीशन आने पर वो फिर से क्या हो जाते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिख रहा हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है फॉर द नीट एग्जाम। नीट एग्जाम का पॉइंट है। तो ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सीव पोर get block due to deposition of कैलोज प्लग। एक प्लग लाइक स्ट्रक्चर बन गई, रुकावट बन गई, जिसको हमने क्या बोला है, कैलोज प्लग बोला है। और कैलोज प्लग का बेटा जो केमिकल नेचर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। किसका बना हुआ है ये, कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है। तो दिस वन इज द कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है, ठीक है। बट ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन कैलेज एंजाइम, बेटा एंजाइम का ध्यान रखना, कैलेज एंजाइम डिजोल्व कैलोज प्लग, और वो कैलोज प्लग को क्या कर देगा, डिजोल्व कर देगा। तो फिर जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो फिर से नॉर्मली पहले की तरह होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर होगा शायद। तो ये हो गई बेटा बात किसकी, आपकी सीव ट्यूब की, ठीक है, कि सीव ट्यूब का फीचर क्या क्या होगा वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते किसकी, अबाउट द कंपेनियन सेल की। तो नेक्स्ट वन इज द कंपेनियन सेल। नेक्स्ट वन इज द बेटा कंपेनियन सेल कैसी है, लिविंग है, किसके साथ में अटैच है, सीव ट्यूब के साथ में अटैच है। लिविंग सेल हैव न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक है। कैसी सेल है ये, लॉन्ग है, नैरो है, थिन वॉल्ड है, दिस वन इज द लॉन्ग, नैरो एंड थिन वॉल्ड सेल, ठीक है। तो दिस वन इज द लॉन्ग, नैरो एंड थिन वॉल्ड। इसकी जो वाल है वो कैसी है, थिन है, ठीक है। अच्छा, जो कंपेनियन सेल है उसका नेचर क्या है, यानी कि कौन से टाइप की सेल है, तो दिस वन इज द बेटा पैरेनकाइमेटस सेल, पैरेनकाइमा की सेल है। अच्छा, ये जो कंपेनियन सेल है इसमें देखो कि क्या है, न्यूक्लियस है, और जबकि सीव ट्यूब में न्यूक्लियस क्या था, एब्सेंट। तो कंपेनियन सेल सीव ट्यूब की एक्टिविटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो कंपेनियन सेल रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सीव ट्यूब, ठीक है। क्योंकि सीव ट्यूब के अंदर क्या न्यूक्लियस है, और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस है और सीव ट्यूब में नहीं है, और हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। तो इसलिए बेटा जो रेगुलेशन का काम होगा वो किसका होगा, यहाँ पर
आपके कंपेनियन सेल का होगा। ठीक है, कंपेनियन सेल इसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर तो न्यूक्लियस है ही नहीं, तो ये अपने प्रेशर को मेंटेन नहीं कर पाती है। तो इसलिए जो मेन कंट्रोलिंग फंक्शन होगा वो किसका होगा, कंपेनियन सेल का ही होगा। ठीक है, कंपेनियन सेल की अगर हम बात करें तो वो एक सेल, एक फ्लोएम सेल इस एक सिव ट्यूब के साथ में अटैच होती है। अगर हम रेशियो की बात कर दें कंपेनियन सेल एंड सिव ट्यूब की, तो इनका बेटा रेशियो क्या है, रेशियो मिलेगा इनका 1:1। एक सिव ट्यूब के साथ में एक कंपेनियन सेल मिलती है। ठीक है, और जो कंपेनियन सेल है वो सिव ट्यूब के प्रेशर को मेंटेन करती है। बोलते हैं कि जो इन दोनों सेल में से अगर किसी भी एक सेल की डेथ हो गई तो दूसरी सेल की डेथ अपने आप हो जाएगी। तो ये मैं लिख रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बोथ सेल कौन सी, एक तो कंपेनियन सेल और दूसरी कौन सी है, सिव ट्यूब। बोथ आर interdependent on each other because they are connected with pits and maintain their टर्गर या फिर ओस्मोटिक प्रेशर। टर्गर या फिर ओस्मोटिक प्रेशर को बेटा वो क्या करते हैं, मेंटेन करती है। अगर मान लो एक में खाना ज़्यादा हो गया तो उसका खाना दूसरी सेल में चला जाएगा। अगर मान लो दूसरी सेल का खाना ज़्यादा हो गया, उसमें ओस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो खाना किस में जाएगा, पहली वाली में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक दूसरे का ओस्मोटिक प्रेशर बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगर किसी एक सेल की डेथ हो गई तो दूसरी सेल की डेथ भी अपने आप हो जाएगी। इफ एनी सेल गेट डाई देन another one will automatically get die। तो दूसरी की डेथ भी अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो ओस्मोटिक प्रेशर को या फिर ट्रिगर प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये हो गया कंपेनियन सेल कि ये सिव ट्यूब की एक्टिविटी को रेगुलेट करती है फिर कंट्रोल करती है। अगर हम बात करें किसकी, जिम्नोस्पर्म की, इन जिम्नोस्पर्म, तो हमें पता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ना तो सिव ट्यूब होती है और ना ही कंपेनियन सेल होती है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म डोंट हैव सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। ठीक है, सिव ट्यूब या कंपेनियन सेल नहीं होती। तो फिर उसमें मिलेगा क्या बेटा, मैं आपको डायग्रामेटिक समझा रहा हूं। ऐसी एक सेल है जिसको हम सिव सेल बोलते हैं, नोन एज द सिव सेल। सिव सेल के ऊपर कुछ एरियाज होंगे जिसको हम सिव एरिया बोलते हैं, नोन एज द सिव एरिया। ठीक है, और जहाँ पर ये सिव एरिया बेटा, वहाँ पर इनके साथ में एक सेल जुड़ जाती है, दैट इज नोन एज द एल्बुमिनस सेल। कौन सी सेल बोलते हैं इसको, एल्बुमिनस सेल बोलते हैं। जी ज़्यादा एल्बुमिनस सेल। ठीक है, तो जो जिम्नोस्पर्म है उसमें सिव ट्यूब की जगह पर क्या मिल गई, सिव सेल, और जो कंपेनियन सेल है उसकी जगह पर बेटा कौन सी मिल जाएगी, एल्बुमिनस सेल हो जाएगी। ठीक है,
तो देखो एंजियोस्पर्म में क्या था, एंजियोस्पर्म में था हमारे पास में सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल। और जबकि जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात कर दें तो बेटा जिम्नोस्पर्म में सिव ट्यूब की जगह पर क्या गया है, सिव सेल, और कंपेनियन सेल की जगह पर कौन सी आ गई है, एल्बुमिनस सेल आ गई। ठीक है, इसके अलावा बोलते कि दोनों की दोनों सेल दे आर द ओंटोजेनेटिकल सिमिलर सेल, यानी कि दोनों का ओरिजिन एक ही कॉमन सेल से हुआ था। बोथ सेल्स आर ontogenetically similar, mean both have same origin, दोनों एक ही सेल से अराइज हुई है। सो दे आर आल्सो नोन एज द सिस्टर सेल, इसलिए इनको हम सिस्टर सेल भी बोलते हैं, आल्सो नोन एज सिस्टर सेल, क्योंकि दोनों एक ही मदर सेल से अराइज होने लगे। बेटा अगर हम इधर बात करेंगे किसकी, जिम्नोस्पर्म की, तो दोनों का ओरिजिन अलग अलग सेल से हो रहा है। ठीक है, तो बोथ सेल हैव डिफरेंट ओरिजिन। सो दे आर, इनको क्या बोलते हैं, नॉन सिस्टर सेल बोले, तो दीज आर द नॉन सिस्टर सेल्स। ठीक है बेटा, यहां पर हमारा कंपेनियन सेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, दैट इज फ्लोएम पैरेन्काइमा। थर्ड वन इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा के बेटा फीचर क्या होंगे, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स किससे कनेक्टेड होगी, ये प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड होगी। कल बताया था, कनेक्टेड विथ प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है कि दो सेल है, उनके बीच में पोर रहता है, तो ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है, जहाँ से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है, चीज़ एक्सचेंज हो जाती है। ठीक है, इनका काम क्या होगा, स्टोरेज ऑफ फूड, खाने को स्टोर करेगी। जैसे इसमें क्या किया जाएगा, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज, इनका भी क्या करेगी, स्टोरेज करेगी। इसके अलावा साइटोप्लाज्म कैसे होगा बेटा, डेंस साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है, मोनोकोट प्लांट के अंदर जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वो क्या रहता है, अब्सेंट। मोनोकोट plants don't have phloem parenchyma, उनके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है, क्योंकि रेडियल ट्रांसपोर्टेशन की कोई नीड नहीं होती। ठीक है, तो मोनोकोट प्लांट में क्या होगा, अब्सेंट। इसके अलावा कुछ हर्बेसिस डाइकोट है, एंड आल्सो इन हर्बेसियस डाइकोट प्लांट लाइक रननकुलस, उसके अंदर भी बेटा ये चीज़ क्या होती है, अब्सेंट रहेगी। ठीक है, लास्ट वन आ जाता है हमारा फाइबर। ठीक है, हमारे 3 कंपोनेंट हो चुके हैं, एक हमने सिव ट्यूब की बात कर ली है, इसके बाद हमने कंपेनियन सेल की बात करी थी, फिर बेटा हमने बात करी किसकी,
पैरेन्काइमा की, और लास्ट में आ जाता है हमारा दैट इज द फ्लोएम फाइबर। यहीं पर है कोई, यहीं पे बता देता हूँ, ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। फ्लोएम फाइबर, तो बेटा फ्लोएम फाइबर कैसे है, डेड है, वही टेपरिंग एंड जो जो फीचर आपने वहाँ पर पढ़े थे इन केस ऑफ द जाइलम फाइबर, वही फीचर बेटा लगभग सारे के सारे इधर आ जाएंगे आपके। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ कि जो रस्सी वगैरह बनाई जाती है वो फ्लोएम फाइबर से बनाई जाती है, ना कि जाइलम फाइबर से। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका फ्लेक्स, जूट, हेम, ये सारे के सारे इसी से। ठीक है, तो जो आर्टिकल बनाने का जो काम होगा वो किससे होगा, आपका फ्लोएम फाइबर से होगा, ना कि जाइलम फाइबर से होगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने यहाँ पर फ्लोएम कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द टिश्यू सिस्टम, है ना, कि अगर हम किसी भी स्टेम या रूट का टीएस लेते हैं तो कौन कौन से टिश्यू लेयर हमें दिखाई देती है, कैसे कैसे अरेंज होगी, वो हमें यहाँ पर देखना। आई होप शायद आपको क्लियर होगा। तो बेटा मन लगा के पढ़ते रहिएगा अच्छे से, तो साथ में बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।